हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का कंप्लीट पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जैसे कि बिहार एसएससी का भी वैकेंसी आया हुआ है, बिहार दरोगा का मेंस भी आने वाला है, फिर बिहार दरोगा का आगे भी वैकेंसी 2200 आने वाला है, बिहार एसएससी का इंटर लेवल भी आने वाला है, 4000 प्लस सीट उसमें आएगा। तो उन सभी के लिए आपको किसी आप लूसेंट पे या किसी अन्य बुक्स पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल होता है। तो एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग होता है हमारा 6 से होता है। तो आज मैंने पॉलिटी से जितने भी क्लास 6 के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं उन सभी को पूरा 100% कवर किया है। एक भी क्वेश्चन इसमें आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैंने बिहार एसएससी थर्ड ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी ही लिखा है, क्योंकि ये जो है वैकेंसी अभी आया हुआ है, 14 तारीख से इसका अप्लाई स्टार्ट होगा। और इसके अलावे भी जितने वैकेंसी आएंगे उन सब के बारे में आपको अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेगा। जीके का जो मेन टॉपिक सब है वो यहाँ पे मैंने कुछ नोट करके लिखा है। जैसे पहला देखिए हिस्ट्री है, फिर पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है और विविध भी है। हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसको भी हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे, लेकिन अभी मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया है। और पॉलिटी में कहाँ से स्टार्ट किया है, तो क्लास 6 से, यहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका कंपटीशन का क्वेश्चन सब। तो इसको हम लोग देखेंगे एकदम ओरिजिनल एनसीईआरटी का जो बुक है वहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपका आने लायक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आपको लेकर के एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 1 पर। देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 6 का पॉलिटी का, यानी कि जो सिविक्स है उसका एक्सरसाइज 1 है, फर्स्ट एक्सरसाइज है विविधता की समझ। तो क्लास 6 के बुक्स में उतना ज़्यादा क्वेश्चन तो खैर नहीं है, इसे मैंने पहले पूरा पढ़ लिया था और इसमें जो भी क्वेश्चन बनने लायक थे उसे मैंने हाईलाइट करके रखा है। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ जाकर बनता है, ज़रा देखते हैं हम लोग। इसमें कुल 9 एक्सरसाइज हैं। क्लास 6 में पॉलिटी के बुक्स में टोटल 9 एक्सरसाइज हैं। इसमें से ये पहला एक्सरसाइज है आपका। बहुत कम ही क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें अब आ गया है, इसे मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से ही पूरा, इसे डिटेल्स में मैंने पढ़ के उसके बाद मैंने इसे हाईलाइट किया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखिए पहला यहाँ पर क्या बन के आया है कि यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। देखिए पश्मीना ऊन जो होता है वह लद्दाख में पाए जाने भेड़ से मिलता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पश्मीना ऊन कहाँ के भेड़ से प्राप्त होता है, तो लद्दाख में। कहाँ पे इसका पालन किया जाता है, तो लद्दाख में, ठीक है। और एक बात देखिए यहाँ पे, इसको आगे करते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर सेकंड टॉपिक महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है कि लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। बौद्ध धर्म का विकास आप जानते हैं अपने भारत में हुआ और यहाँ से बौद्ध धर्म तिब्बत जो है वह लद्दाख होते हुए तिब्बत पहुंचा था, ठीक है। और और एक बात यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है, तो लद्दाख को ही कहा जाता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और चीज़ क्या कहता है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर। यहाँ ध्यान दीजिए कि लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है और तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा क्या है, एक तरह का वहाँ आपका गान है और इस पर नाटक भी किया जाता है। यह लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। एक्चुअल में ये पूछ देगा कि केसर सागा ग्रंथ कहाँ का है, तो ये तिब्बत का एक गान है। अच्छा, यह कहाँ पर प्रचलित है, तो यह लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसको वहाँ के जो है मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। केसर सागा कोई साग का प्रजाति नहीं है, यह वहाँ का गान है और इस पर नाटक किया जाता है और इस पर डांस वगैरह किया जाता है, लोग गाते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं इस चैप्टर में और भी कोई क्वेश्चन है। हाँ, आगे भी एक है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पर क्या कहता है कि सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए। तो केरल में आने वाला सबसे पहला व्यापारी कौन था, तो अरबी था, अरब से आए हुए लोग थे और यहूदी लोग थे, ठीक है। अच्छा, केरल में किस किस चीज़ का व्यवसाय ज़्यादातर होता है, तो यहाँ के जंगलों में, पहाड़ियों में
मसालों की खेती की जाती है। मसाला में जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, इन सब चीज़ों को वहाँ पर उगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर यहाँ पे है कि ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो बताइए भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? तो संत थॉमस को। संत थॉमस को ये ईसा मसीह के धर्मदूत माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। अच्छा, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप भी जानते हैं कि वास्को डी गामा जो था वह पुर्तगाल से था। यहाँ पर देखिए चीन के व्यापारी भी केरल आए यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वला कहते हैं। देखिए यहाँ पे चीना वाला कहते हैं। चीनी जालों को जिससे मछली पकड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ से है, चीन का है। देखिए ओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था भारत की खोज। और उसमें उन्होंने क्या बताया था कि अनेकता में एकता का सिद्धांत उन्होंने वहाँ पर अपने विचारों को रखा था कि भारत में सभी जाति धर्म के लोग, सभी तरह के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सब में क्या है? एकता है। और इसी एकता के कारण हमें 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिल पाई। फिर यहाँ देखिए क्या कहता है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान जन गण मन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, और हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो उसके द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये चैप्टर हमारा हो गया क्या? फिनिश। एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2 में अब हम लोग चलते हैं। चलिए ये जो एक्सरसाइज 2 है हमारा विविधता एवं भेदभाव, ये हमारे एक्सरसाइज का नाम। चलिए इसमें देखते हैं कि हमारे लिए क्या प्रश्न है। तो फर्स्ट पेज में ही पहला हमको टॉपिक मिल गया है कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। संसार में कुल कितने धर्म हैं? तो 8 मुख्य धर्म हैं। ठीक है, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। सोचिए भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और यहाँ 1600 से ज़्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। 1600 से ज़्यादा भाषा बोला जाता है अपने यहाँ। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते चलते हैं। कुछ नहीं है इधर, मैंने पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है, एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। वैसे क्लास 6 के बुक से तो सिर्फ ये नॉलेज के लिए रहता है, इतना ज़्यादा जीके इससे बनता नहीं है। क्लास 7 से फिर क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा ज़्यादा करके। ठीक, देखिए यहाँ तक में कोई भी वैसा इंपॉर्टेंट नहीं मिला, ये सब कहानी रहता है। आप लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ना चाहते हैं तो नेट से डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं, बाय करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि यहाँ पे इसका जन्म का ईयर 1891 और 1956 में इनका देहांत हो गया था, वो उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए यहाँ तक तो अभी कोई भी नहीं मिला है प्रश्न, इन सबको मैंने अच्छे से पूरा रीड किया है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए लास्ट पहुँच गए और इस चैप्टर में हमें सिर्फ वही 1-2 प्रश्न देखने को मिला। ठीक है, अब हम आपको लिए चलते हैं लेसन 3 में। देखिए हम आ गए हैं लेसन 3 में, ये इकाई 2 है बुक का, यूनिट रहता है ना बुक में, उस हिसाब से ये इकाई 2 है। और लेसन 3 में देखिए चैप्टर का नाम ही है सरकार, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड इसमें से प्रश्न कुछ देखने को आपको मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें हमारा चैप्टर का नाम है सरकार क्या है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। स्क्रॉल करते चलते हैं, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने इसे पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है। आपके सामने यदि पढ़ते तो बहुत ज़्यादा समय इसमें लग जाता। चलिए यहाँ पर एक हम लोगों को देखने को मिल गया है प्रश्न, क्या है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना का निर्माण कब किया गया? 2 जून 2014 को इसको मान्यता दे दी गई थी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इसकी राजधानी जो है वह हैदराबाद है और ये आंध्र प्रदेश का नया राजधानी बना दिया गया है अमरावती को याद रखेंगे। ये भले ही 29वां राज्य बना है लेकिन अभी भारत में कुल 28 राज्य ही हैं, क्योंकि यह तो 29वां राज्य बन गया था, लेकिन जब 2019 में जम्मू और कश्मीर जो कि पहले राज्य हुआ करता था उसको 2 भाग में बाँट दिया गया, एक तो जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख।
और बांट करके इसको एक दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया। जब राज्य का दर्जा इसका खत्म कर दिया गया तो ये 29 से घटकर फिर से 28 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या कहता है कि गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। किस अन्यायपूर्ण व्यवहार का? तो वहाँ पर तो पहले क्या होता था कि महिलाओं को और गरीब लोगों को मत देने का यानी वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसका उन्होंने विरोध किया था। इसके लिए गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। तो कब 19 इसमें से उतना ज़्यादा नहीं जाना है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने इस बात को दर्शाया था, विरोध किया था, अपना विरोध जताया था कि महिलाओं को और गरीबों को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए 1914 से 1914 से 1918 के बीच में जब युद्ध हुआ था वर्ल्ड वॉर का, तो उस समय महिलाओं ने पूरे वर्ल्ड में के पूरे विश्व में कह सकते हैं कि अपने लिए अपना जो अधिकार है वो मांगने के लिए वो महिलाएं लोग अब आगे बढ़ चली थी, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक में जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें लगभग सारे पुरुष को भेज दिया गया था विश्व युद्ध पर, और पुरुषों का किया जाने वाला कार्य अब महिलाएं कर रही थी। तो महिलाओं का इस लिए वहाँ पर जो है अब वर्चस्व थोड़ा सा अधिक हो रहा था, वो अपनी अधिकार को अब उठा रही थी। तो इसके लिए जब आंदोलन जो शुरू किया गया महिलाओं के द्वारा, मताधिकार का आंदोलन यानी कि वोट देने का अधिकार वो लोग मांग रहे थे, तो उसके लिए उस अधिकार जो मांग रहे थे तो उसका नाम था आंदोलन का मताधिकार आंदोलन, और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि अमेरिका ने औरतों को वोट देने का अधिकार दे दिया कब? 1920 में। और इंग्लैंड की औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1928 में। 1928 में अंग्रेज लोग ने, इंग्लैंड के लोगों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, और इसमें क्या कहते हैं अमेरिका में 1921 में 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और शायद कोई प्रश्न हो। नहीं, ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, लेसन 3 था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एक्सरसाइज 4 आपका है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार, अपना भारत में लोकतंत्र है जहाँ पर हम लोग वोट देकर चुनते हैं अपने नेताओं को, अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को, उसको लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या बन के आया है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, नेल्सन मंडेला बहुत प्रसिद्ध आदमी थे, वहाँ के बहुत प्रसिद्ध नेता थे। इन्होंने वहाँ पर रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। रंगभेद का मतलब है गोरे लोग काले लोगों से, वहाँ पर जैसे यहाँ पर जाति के नाम पर हम लोगों में भेदभाव होता है, वहाँ पर रंग के नाम पर होता है, गोरे लोग और काले लोग। तो इनको खत्म करके 1994 में 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया। यहाँ पर अब सभी जाति धर्मों के लोगों को और सभी रंगों के लोगों को एक ही अधिकार दिया गया, जैसे कि हमारे भारत में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं और कोई प्रश्न अगर इसमें इम्पोर्टेंट होगा तो वो हाईलाइट मैंने करके रखा होगा। हाँ चलिए, यहाँ पे मिल गया। देखिए क्या कहता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, हाँ बात को समझिएगा यहाँ पे कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच से होकर के बहती है कावेरी नदी, और कावेरी नदी पर कर्नाटक ने बनाया हुआ है कृष्णराज सागर बांध, जिसका उपयोग किया जाता है वहाँ पर खेती के लिए किसान लोग, और तमिलनाडु ने इसके निचले हिस्से में बनाया हुआ है मेट्रू बांध। और इन दोनों बांध के कारण इन दोनों राज्यों के बीच विवाद होते रहता है। जब तक ये कृष्णराज सागर बांध का पानी भरेगा नहीं, पूरा फुल होने के बाद ही छोटे मेट्रू बांध में पानी आता है, क्योंकि यह जो मेट्रू बांध है यह निचले हिस्से में पाया जाता है। तो इसको लेकर इन दोनों में विवाद होते रहता है। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि बताइए कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक का है। और फिर पूछेगा कि आपसे मेट्रू बांध बताइए कहाँ पर बना हुआ है? तो यह भी कावेरी नदी पर बनाया गया है, लेकिन यह तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है, यह तमिलनाडु वाले हिस्से में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने समझा दिया अच्छा से, यही सेम चीज़ था यहाँ पर जो मैंने अभी आपसे समझाया। ये चैप्टर भी हो गया ख़त्म, इसमें भी अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा आपके लिए। अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर 5 में, ये इकाई 3 है, यूनिट 3 है, इसमें हम लोग लेसन 5 में है। ठीक है, लेसन 5 का नाम आपका क्या है? पंचायती राज। ठीक है,
पंचायती राज जो हम लोगों को गाँव में जो होता है ना, सरपंच, मुखिया, ये सब जो होता है चुनाव, ये सब पंचायती राज के तहत आता है। इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया गया है। क्लास 6th में बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा डिटेल्स में देगा जी। फिर भी उसमें से क्वेश्चन निकल कर आते हैं और आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट भी उसे नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, इसको हम आपको समझाना चाहते हैं बस शॉर्टकट में, कि सबसे जो निचला स्तर होता है वह क्या होता है आपका सबसे निचला स्तर क्या होता है? ग्राम कहाँ गया? भागीदारी ग्राम पंचायत, इसको क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। और वो जो होता है उससे थोड़ा सा ऊपर आपका क्या होता है? पंचायत समिति, पंचायत समिति के अंतर्गत आता है पूरा आपका ग्राम पंचायत वगैरह, ठीक है। और इससे जस्ट ऊपर क्या होता है आपका? जिला पंचायत, जिसके तहत जिला परिषद का चुनाव होता है। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? सबसे पहले आपका हो गया ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका हो गया पंचायत समिति, और सबसे ऊपर में आपका हो गया तीनों में जिला परिषद। यही लास्ट नहीं हो गया, इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है। बढ़ते चलते हैं। नहीं, इधर कोई भी प्रश्न आपको नहीं है। चलिए, इस लेसन में भी कोई प्रश्न नहीं है। कुछ कुछ लेसन तो ऐसे हैं जिसमें एक भी प्रश्न नहीं है, सिर्फ वो जानकारी के लिए बनाया गया है। देखिए, अब हम आ गए हैं लेसन 7 में। अब आप सोचेंगे लेसन 6 तो सर गायब कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। लेसन 6 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, और लेसन 7 के बाद जो लेसन 8 और लेसन 9 है उसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं है। यानी कि ये लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का एनसीईआरटी पॉलिटी का, जिसमें कि आपके लिए 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं नीचे कि कौन सा प्रश्न है। देखिए, ये जो है ना क्लास 6 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, बहुत कम ही रहता है, इसलिए इसको एक दिन में मैंने पूरा कवर कर लिया एक ही क्लास में। वैसे इसे मुझे पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मुझे 9 के 9 एक्सरसाइज पढ़ने पड़े एक तरफ से। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। पता है प्लेग फैलने का सबसे मेन कारण वहाँ क्या था? वहाँ पर गंदगी थी बहुत ज़्यादा, सबसे गंदा शहर में उसको गिना जाता था। लेकिन जब वहाँ पर ऐसी भयावह स्थिति हो गई, लाखों लोगों को छोड़कर जाना पड़ा शहर, तो वहाँ की सरकार ने एक्शन लिया और साफ सफाई पर ध्यान दिया। इसके फलस्वरूप अब जो है वह शहर साफ सुथरे शहरों की गिनती में आता है। देखिए दूसरे स्थान पर आ गया था, चंडीगढ़ पहले स्थान पर आता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ भी है कि नहीं? हाँ, एक है यहाँ पर, देखिए स्वच्छ भारत मिशन। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है, इस तरह से आप देखे होंगे हर जगह। इसका शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से किया गया है स्वच्छ भारत मिशन का स्टार्ट। ये पूछ सकता है स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब से किया गया? तो यह 2 अक्टूबर 2014 से। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती होता है। तो गांधी जी की जयंती के दिन से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फिर अब हम लोग इसको करते हैं क्लोज़, क्योंकि ये क्लास 6 का एनसीईआरटी का टोटल कंप्लीट हो गया। अब आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार एसएससी का हो या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए एक भी प्रश्न मैंने इसमें से नहीं छोड़ा है पॉलिटी में से। अब आगे का हम लोग क्या करेंगे, लेसन तो 9 तक में कोई प्रश्न है नहीं, 7 तक में ही था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7 का पॉलिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।